हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग देखेंगे आज ये हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो ये है टेस्ट नंबर 24। ठीक है। इसमें लगभग 67 क्वेश्चन हो गया है, उसके आगे से किया जाएगा। तो देखेंगे इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे जैसे ही तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब यहीं पे प्रोवाइड कराया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली टेस्ट होता है इस पर, तो आप लोग टेस्ट भी जुआ करिए। जब तक अपना एग्जाम नहीं होता है तब तक इसको रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन के तौर पे लीजिए, डेली टेस्ट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 66 तक हुआ था, 67 देखेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना और संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रसारित करना है। और दूसरा, यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का मुख्यालय भारत में स्थित है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना और संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रसारित करना है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि ये मुख्यालय भारत में स्थित है, तो ये भी ठीक है। दोनों के दोनों कथन तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। बहुत करेक्ट। चलिए 68 नंबर है, ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट कार बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग GSR 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNFCCC या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC, UNEP एंड ग्लोबल ABC, या तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA। क्वेश्चन नंबर 68 तो देखिए अभी ये हाल ही में रिपोर्ट आया हुआ था 2024 का इसमें। तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दो संगठन होते हैं जो कि UNEP होते हैं और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन होते हैं यानी कि ULABC होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें, UNEP एंड ग्लोबल ABC। चलिए 69 नंबर देखेंगे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसे बौद्ध धर्म के संरक्षण और उत्तरी भारत को एकजुट करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? हर्ष गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। दूसरा कहता है कि हर्ष का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। तीसरा है, हर्ष को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और तीसरा है, हर्ष ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा उसे अपने साम्राज्य का राज धर्म घोषित किया गया था। कितने सही हैं इसमें से? क्वेश्चन नंबर 69 कौन सा सही है वो बताना है। देखिए, पुष्य भूति राजवंश से संबंधित हर्ष प्राचीन भारत का एक प्रमुख शासक था। हर्षवर्धन के नाम प्रसिद्ध है, उसने वर्तमान में हरियाणा में धानेश्वर क्षेत्र पर शासन किया हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हर्ष को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें सभा और समिति की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दूसरा है, इस काल में दासियों को उपहार स्वरूप देना सामान्य था। तीसरा है, पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण मातृसत्तात्मक वंश परंपरा पूर्णतः अनुपस्थित थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पहला है कि उन्हें सभा और समिति की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। दूसरा है, इस काल में दासियों को उपहार स्वरूप देना सामान्य था। ठीक है। तीसरा है, पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण मातृसत्तात्मक वंश परंपरा पूर्णतः अनुपस्थित थी। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में जन की अवधारणा उल्लेख है जो एक समान वंश को साझा करने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। कई जन का नाम महिला पूर्वजों के नाम पर भी रखा गया था। तो ऐसा नहीं है कि महिला का परंपरा जो अनुपस्थित था, महिला के नाम पर भी होता था। महिला क्या नाम है, यज्ञ में पूजा पाठ करती थी। तो इसमें दो कथन सही हो जाएगा, ओनली टू होगा। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। निकोलो
दे कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस, मार्को पोलो उपयुक्त में से कितने यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखिए, निकोलो दे कोटी हो जाएंगे, कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस, मार्को पोलो नहीं रहेंगे इसमें। मार्को पोली देखिए नामक व्यापारी 1271 में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा पर आया था और उसने इस दौरान पांड्य और वारंगल के तातकी साम्राज्य की यात्रा की थी और उसने रानी रुद्रादेवी 1263 से लेकर, मतलब 1263 से लेकर कब तक का था उनका, 89 तक के शासन के दौरान एक काकतीय पत्तन मोटुपल्ली पर वहाँ पे था, विश्राम किया था। तो मार्को पोलो हटा दीजिए, बाकी तीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में इक्ता और सिख थे। इक्ता और सिख प्रशासनिक इकाइयाँ, न्यायिक आदेश, सुल्तान की सेवा में गुलाम और सैन्य रेजिमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, प्रशासनिक इकाइयाँ हो जाएगा। चलिए 73 नंबर। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन के संदर्भ में आरिज मुमालिक निम्नलिखित में से कौन से पद का उल्लेख करता है? राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी, मुख्य न्यायिक अधिकारी या सैन्य विभाग का प्रमुख। तो भारत में प्रथम बार बलबन के अधीन एक पृथक विभाग के रूप में इसका वर्णन मिलता है, जो कि ये है आरिज ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, राजस्व अधिकारी हो जाएंगे, जो कि ये नहीं होगा। लेखा अधिकारी ये भी नहीं है, मुख्य न्यायिक ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सैन्य विभाग का प्रमुख होगा, सैन्य विभाग का प्रमुख। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य है और राजधानी है। गुर्जर पतिहार मान्यखेत, राष्ट्रकूट बेंगी, चोल है तंजौर। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 74 नंबर। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करिए। देखेंगे, राष्ट्रकूट का हो जाएगा मान्यखेट। ठीक है, राष्ट्रकूट का क्या होगा? मान्यखेट हो जाएगा। गुर्जर पतिहार क्या होगा? चोल वंश का तो तंजौर सही है, चोल वंश का तंजौर सही है। तो गुर्जर का वेंगी हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है, गुर्जर का वेंगी से लगा देते हैं। तो कुल मिला के इसमें एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है, ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। बलबन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने भारतीय मुसलमानों को सत्ता और प्राधिकार के पदों से वंचित रखा। दूसरा है, उसने सिजदा तथा पैबोस समारोहों का आयोजन किया ताकि इस पर बल दिया जा सके कि उसके कुलीन उसके समकक्ष नहीं थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 75 नंबर। देखिए, गयासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया हुआ था। ये बलबन ने इसमें स्वयं को तुर्की कुलीकता का समर्थक के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया था। तो पहला कथन सही हो जाएगा। वही दूसरा है कि उसने सिजदा तथा पैबोस समारोह का आयोजन किया ताकि इस पर बल दिया जा सके कि उसके कुलीन के उसके समकक्ष नहीं है। तो ये भी सही है, दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76।
प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रशासनिक इकाई के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है? भुक्ति विषय विधि विधि, या विषय भुक्ति विधि, या विधि विषय भुक्ति, या तो भुक्ति विधि और विषय। क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए, गुप्त काल में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। साम्राज्य को विकास खंडों यानी कि भुक्ति बोलते थे। भुक्ति विकास खंडों भुक्ति में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक भुक्ति को उपरिक के अधीन था, और भुक्तियों को जिलों में घोषित किया गया था, जिलों में, यानी कि उसको विषय बोलते थे। तो जिन्हें विषयापत्ति के प्रभार में रखा गया था, और पूर्वी भारत में विषयों को क्या बोलते थे? तो विषयों को बोलते थे विधि बोलते थे। तो पहले आएगा भुक्ति, आएगा फिर विषय, आएगा फिर भुक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, विधि विषय और भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। दूसरा है, एलोरा में प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर अमोघ वर्ष द्वारा बनवाया गया था। तीसरा है, उसे कविराज मार्ग की रचना का श्रेय दिया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77। वह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। कौन? अमोघ वर्ष की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। हालांकि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का वंश का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। उसने कब से कब तक किया था? 814 से लेकर 878 तक किया था। यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल देखेंगे तो इसमें 64 वर्षों तक किया था। और 64 वर्षों तक शासन तिथि अनुसार दर्ज समय लंबित प्रमाणित राजतंत्री शासन में से एक है। ठीक है, तो संस्थापक देखिए नहीं था, लेकिन लंबे समय तक किया था। दंती दुर्ग था। तो पहला कथन हो जाएगा गलत, पहला कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, एलोरा में प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर अमोघ वर्ष द्वारा बनवाया गया था। अमोघ वर्ष द्वारा, दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, 9वीं शताब्दी में एलोरा का प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासकों में से एक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कृष्ण प्रथम द्वारा। तीसरा है कि उसे कविराज मार्ग की रचना का श्रेय दिया जाता है। तो तीसरा सही हो जाएगा। कुल मिला के इसमें दो कथन गलत है, एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। क्वेश्चन नंबर 78। बौद्ध और जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाली भाषा में रचित प्राचीनतम जैन ग्रंथों को अंग कहा जाता है। और दूसरा है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। तो कहता है बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में कह रहा है। पाली भाषा में रचित प्राचीनतम जैन ग्रंथों को अंग कहा जाता है। तो देखिए, जैन साहित्य में अगर देखेंगे, ये सदियों से मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रचलन में रहा। सबसे प्राचीन उपलब्ध जैन ग्रंथ अंग है। ठीक है, तो किसका था? जैन का था, न कि बौद्ध का। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, बौद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास में संगठित लिखित साहित्य है और सर्वाधिक प्राचीन संग्रहों में से एक है। प्रारंभिक बौद्ध पवित्र साहित्य का प्राचीनतम अव्यवस्थित और संग्रह पाली भाषा में है। तो ये पाली हो जाएगा यहाँ पर, और संस्कृत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए दोनों कथन गलत हैं। संस्कृत रहेगा यहाँ पर, पाली रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। दिल्ली सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मी को निर्दिष्ट करता है? धार्मिक विद्वान, धार्मिक आदेश, मध्य एशिया से खरीदे गए दास और संरक्षित लोग। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, संरक्षित लोग। क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार करिए। पहला है, ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में यूएनएफसीसीसी द्वारा की गई थी। और दूसरा, भारत का प्रथम ग्रीन बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में भारत के प्रथम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यानी कि एसजीबी फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 80। ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी द्वारा जलवायु परिवर्तन का शमन करने वाली निजी क्षेत्र को की योग्य परियोजनाओं में निवेश को अनलॉक करने के लिए की गई थी, और जबकि सामाजिक बॉन्ड कार्यक्रम को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि भारत का प्रथम ग्रीन बॉन्ड रिजर्व बैंक 2015 में भारत के प्रथम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ये प्रथम ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया था, आरबीआई द्वारा नहीं। दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे अब। निम्नलिखित युद्धों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चौसा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, कन्नौज का युद्ध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, बताइए। चौसा, पानीपत, कन्नौज का प्रथम युद्ध। कन्नौज का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध बताना है। बाबर के समय का है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद आपका हुआ था कन्नौज का चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 26 जून 1539 का है। पता है ना किसके बीच हुआ था? ये शेषा सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1540 में। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है हुमायूं शेरशाह से पराजित हो गया था। तो कुल मिला के देखेंगे 26, 39, 40, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है? प्रारंभिक राज्यों और शहरों का उदय, लोहे का बढ़ता उपयोग, सिक्कों का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है? तो प्रारंभिक राज्यों और शहरों का उदय ठीक है, लोहे का बढ़ता उपयोग ठीक है, सिक्कों का विकास ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इसे गतिशील सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियों के संगम के रूप में वर्णित किया गया है। और इसी समय देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत भी हुआ था। इसमें प्रारंभिक राज्यों तथा शहरों का उदय हुआ था, शहरीकरण का विस्तार हुआ, लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ था, सिक्कों का विकास हुआ, बौद्ध और जैन क्रांतियाँ भी हुई थी इसी समय, साम्राज्यों का स्थापना भी हुआ था, बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि हुई थी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे इसी समय, बहुत कुछ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। मुगल साम्राज्य में जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जमींदार मुगल शासकों द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि के वंशानुगत मालिक थे। और दूसरा है, स्थानीय स्तर पर न्यायिक और पुलिस कार्य जमींदारों द्वारा किए जाते थे। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 83। तो मुगल साम्राज्य में जमींदारों के संदर्भ में है, जमींदार मुगल शासकों द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि के वंशानुगत मालिक थे, ठीक है। दूसरा है, स्थानीय स्तर पर न्यायिक और पुलिस कार्य जमींदारों द्वारा किए जाते थे, तो ये भी ठीक है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी लगा देंगे। दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। श्री कृष्ण देव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्होंने अपनी माँ नागला देवी की स्मृति में नागलापुरम नामक नए शहर की स्थापना की थी। और दूसरा है, वह 1565 में दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना द्वारा तालीकोटा के युद्ध में पराजित हुए थे। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 84। इन्होंने अपनी माँ नागला देवी की स्मृति में नागालपुरम नामक एक नए शहर की स्थापना की थी, सही है। दूसरा है कि 1565 में दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना द्वारा तालीकोटा के युद्ध में पराजित हुए थे।
तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, आलिया राम राय के शासनकाल के दौरान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर लगाएंगे, ओनली 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का उद्घाटन किया। सेला सुरंग जोड़ती है किसको? जम्मू और कश्मीर, जम्मू श्रीनगर को, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को, तवांग और तेजपुर को, गंगटोक और चुंगथांग को। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तवांग और तेजपुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सूफी संतों द्वारा उनसे संबंध रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मकतूबात ग्रंथों में सूफी संतों के वार्तालाप का उल्लेख है। दूसरा है, मुलफुजात सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को संबोधित कर लिखे गए पत्र हैं। तीसरा है, तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मकतूबात ग्रंथों में सूफी संतों का वार्तालाप का उल्लेख है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। देखिए, मकतूबात जो ये शाब्दिक पत्रों का संकलन है। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिखे गए होते हैं। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में सेक अनुभव का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वे इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर टिप्पणियाँ करते थे, न कि इसमें वार्तालाप के लिए था। दूसरा है कि मुलफुजात सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को संबोधित कर लिखे गए पत्र हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, मुलफुजात ये शाब्दिक अर्थ सूफी संतों के वार्तालाप। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ कौन सा था? फवाइदिल अल फुआद है। यह शेख और निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह था। तीसरा है कि तजरिका सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, तो तीसरा वाला ठीक है। इसमें एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87। लोक रंगमंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक रंगमंच और राज्य। अंकिया नाट मेघालय, रम्माड़ उत्तराखंड, भूत आराधना केरल। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। अंकिया नाट। अंकिया नाट देखिए कहाँ का है? अंकिया नाट देखिए ये असम की संस्कृति की एकाकी नाट है, असम की। रम्माड़, रम्माड़ तो ये उत्तराखंड का ठीक है। भूत आराधना, भूत आराधना ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का। ठीक है, तो ये अंकिया नाट असम और ये कर्नाटक। कुल मिला के एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 88 नंबर है, महाजनपद काल के संदर्भ में भृगु कच्छ और ताम्र लिपि थे। पंचमार्ग के सिक्के, बंदरगाह शहर, धार्मिक देवता या कर संग्रह करने वाले अधिकारी। तो ये थे बंदरगाह थे, बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। भृगु कच्छ और ताम्र लिपि क्या थे? बंदरगाह थे। ये जो ताम्र लिपि है ना, ताम्र लिपि ये पश्चिम बंगाल का था, यानी वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और ये भृगु कच्छ जो है ये कहाँ का था? कच्छ यानी कि गुजरात का था। क्वेश्चन नंबर 89। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से तीन राजवंश शामिल थे? चोल, होयसल और चालुक्य, राजपूत, गजनवी और मामलुक, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, गजपति, सेन और चालुक्य। 89 नंबर। देखिए, त्रिपक्षी संघर्ष तीन प्रमुख भारतीय राजवंशों से हुआ था, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल से। ठीक है, सब पे कन्नौज पे कब्जा करना चाह रहे थे, तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल साम्राज्य में प्रशासनिक क्षेत्रों के आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में
और वही क्रम का सही क्रम है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 90। मंडलम मतलब प्रांत होता है, प्रांत। प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य होता है। वलनाडु, देखिए वलनाडु मंडलम के भीतर जिला स्तर का प्रशासनिक राज्य करता था, मतलब कि जिला हो जाएगा यानी डिस्ट्रिक्ट मंडलम। नाडु, तो नाडु देखिए वाल्डन के भीतर मतलब रहने वाले प्रशासनिक प्रभाग थे, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? नाडु आ जाएगा, मतलब समझिए कि वो ब्लॉक हो जाएगा। कुर्रम, तो कुर्रम नाडु के भीतर रहने वाला प्रशासनिक इकाई था, यानी कि समझिए कि वो गाँव था यानी विलेज था। तो कुल मिला के सबसे पहले क्या आता है? स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर विलेज आता है ना। तो इसमें आएगा क्या चीज़? इसमें आएगा आपका पहले मंडलम आएगा यानी प्रांत, फिर वालनाडु आएगा यानी जिला, नाडु आएगा यानी कि ब्लॉक, और कुर्रम आएगा यानी गाँव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए फिर से। मंडलम, वालनाडु, नाडु और कुर्रम। मंडलम मतलब प्रांत, वालनाडु मतलब जिला, नाडु मतलब ब्लॉक, कुर्रम मतलब गाँव। 91। वह महान मराठा सेनापति थे, उन्हें विंध्य से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है तथा मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव द्वितीय? 91। ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाम के नाम से जाना जाता है, बल्लाल, बाजीराव बल्लाल। तथा वे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह महान मराठा सेनापति थे, उन्हें विंध्य से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है तथा मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में दीपांकर और संतरक्षित प्रसिद्ध है। जैन मुनि, बौद्ध विद्वान, नाटककार या मंदिर के वास्तुकार? बताइए। तो ये हो जाएगा बौद्ध विद्वान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध विद्वान। देखिए पाल शासक और धर्म के महान संरक्षक थे बौद्ध धर्म के, और उनके तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी थे। संरक्षित तथा दीपांकर जिसे अतीश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार भी किया था। क्वेश्चन नंबर 93। अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे संप्रदायवादी माना जा सकता है। दूसरा है, इसका मानना था कि यदि लोग भला आचरण करेंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 93। तो इसे संप्रदायवादी माना जा सकता है, सही है। दूसरा है, इसका मानना था कि यदि लोग भला आचरण करेंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करने के लिए फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पार्थेनोजेनेसिस यानी पीजी का स्पष्ट वर्णन करता है? पहला है, यह फ्रूट फ्लाई में पाई जाने वाली एक लैंगिक प्रजनन विधि है। दूसरा है, इसमें संतति पैदा करने के लिए शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन मत शामिल है। और तीसरा, यह अलैंगिक प्रजनन का प्रक्रिया है जिसमें मादा बिना निषेचन के भ्रूण विकसित कर सकती है। और चौथा, यह पौधों में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की अनुवांशिक संशोधन तकनीक है। कितने सही हैं इसमें से? क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए जो ऊपर वर्णन दिया गया है यह है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे। यह अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें मादा बिना निषेचन के भ्रूण विकसित कर सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 95। सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईबीसी की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते थे। और दूसरा,
उन्हें हल के बारे में पर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से कृषि उत्पादकता कम हो गई। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते थे, आईबीसी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। दूसरा है कि उन्हें हल के बारे में पर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से कृषि उत्पादकता कम हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसके परिणाम सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों से टेराकोटा यानी मिट्टी से बने हल के कई प्रारूप मिले हुए हैं। तो हल तो होते थे लेकिन मिट्टी के बने होते थे, और जो कि क्या होते थे, टेराकोटा यानी मिट्टी होता था, जो थोड़ा सा कठोर होता था, उससे बने होते थे और उससे उत्पादकता करते थे। तो ऑप्शन ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। क्वेश्चन नंबर 96। नारियल बोल रहा हूँ, नालायिर दिव्य प्रबंधम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह 12 आलवारों द्वारा रचित तमिल पद्यों का संग्रह है। दूसरा है, इसके वर्तमान स्वरूप का संकलन नाथ मूल नीलगल द्वारा किया गया था। नाथ मुनिगल। चलिए बताइए कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 96। तो चलिए देखेंगे, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। दोनों के दोनों कथन सही, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 97। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? संस्कृत साहित्य का शास्त्रीय रूप, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त पवित्र भाषा, मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लोक भाषा, या तो प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर स्थापत्य शैली। 97। ये हो जाएगा मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लोक भाषा। 97 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपभ्रंश प्राकृतिक भाषा के एक मध्यकालीन रूप है। यह मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लोक भाषा है। अपभ्रंश ने मध्यकालीन भारतीय साहित्य के विकास में विशेष कथा, काव्य, गीत और लोक साहित्य की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 98। साहित्यिक कृति कीर्तन घोष की रचना किसके द्वारा की गई थी? शंकरदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, शंकरदेव। शंकरदेव देखिए 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया था, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण के आधारित थे। देखिए अभी इस पे असम में ही प्रधानमंत्री जी ने इनका एक मूर्ति बनवाया था, जो कि वो भी क्वेश्चन आया हुआ था इसके पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ, और दूसरा है, उसने हेमू के विरुद्ध पानीपत के तीती युद्ध में भाग लिया, और तीसरा है, उसने हल्दी घाटी का युद्ध स्वयं लड़ा। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। इसी के साथ में इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंपायर अकबर। फर्स्ट स्टेटमेंट, he was crowned at the age of 13, and second, he fought the third battle of Panipat against Hemu, and third, he himself fought the battle of Haldighati. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three? Option D, none. चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 99। हिंदी भी देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो अकबर का देखिए उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था अकबर का। बिल्कुल सही बात है, रड़ के उसके भूमि में ही हो गया था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो बैरम खान ने उस समय करवा दिया था। दूसरा है, उसने हेमू के विरुद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि तृतीय नहीं द्वितीय है, 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। 1556 में आदिल शाह सेनापति था, और हेमचंद्र विक्रयानंद लोकप्रिय नाम हेमू के नाम से सेना, तो वहीं पे लड़ा गया था। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तृतीय नहीं बल्कि द्वितीय होगा। उसने हल्दी घाटी का युद्ध स्वयं लड़ा, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, स्वयं नहीं लड़ा था। देखिए 18 जून 1576 के को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना आमेर के
मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था। अकबर स्वयं नहीं लड़ा था इसमें। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ओनली वन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरागत रूढ़िवादी दर्शन, और यहाँ पे दर्शन दिया हुआ है। सांख्य दर्शन दिया है, यह वास्तविकता की दैत प्रकृति अर्थात प्रकृति और पुरुष में विश्वास करता है। न्याय दर्शन में है कि यह ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता, संरक्षक और विनाशक मानता है। और तीसरा है कि वैशेषिक इसके अनुसार ब्रह्मांड के परमाणु क्षेत्र की पहचान से मुक्त संभव है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। तो चलिए इसी साथ में इंग्लिश में भी देख लीजिए। ऑर्थोडॉक्स स्कूल और फिलॉसफी में दर्शन। सांख्य स्कूल, इट बिलीव इन ड्यूल नेचर ऑफ रियलिटी, ये देखेंगे प्रकृति एंड पुरुष। न्याय स्कूल, इट कंसीडर्ड गॉड एज द वन हु क्रिएट्स, सस्टेन एंड डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। एंड थर्ड, वैशेषिक, इट बिलीव्स salvation is possible thought recognition of atomic character of the universe. How many of the above pair are correctly matched? Only one, only two, या all three, या none? चलिए क्वेश्चन नंबर 100। तो सांख्य दर्शन का यह वास्तविक की दैत प्रकृति का अर्थात प्रकृति और पुरुष में विश्वास करना है, ठीक है। न्याय दर्शन में है कि ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता, संरक्षक और विनाशक मानता है। और तीसरा वैशेषिक, इसके अनुसार ब्रह्मांड के परमाणु क्षेत्र की पहचान से मोक्ष संभव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही हैं, सभी के सभी कथन सही हैं। न्याय दर्शन प्रवर्तक देखिए इसके गौतम है। तर्क अर्थात प्रामाणिक ज्ञान से मुक्ति संभव है। इसने ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता, संरक्षक और विनाशक भी माना है। तो कुल मिलाकर सभी कथन सही है। देखेंगे ये 2025 के लिए टेस्ट था यूपीएससी का, और ये टेस्ट नंबर है 24। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जितने भी वीडियो होते हैं, जितने भी PDF होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाता है। और डेली लगातार देखिए टेस्ट कराया जा रहा है, मैगजीन कराया जा रहा है विजन IAS का। और उसके बाद NCERT क्लास भी चल रहा है, GS2 के लिए शुरू भी किया गया है पॉलिटी। तो आप लोग डेली ज्वाइन हुआ करिए, और डेली क्लास चल रहा है, डेली क्लास का लाभ उठाइए। देखिए जितना भी चीज़ है सभी फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब सिर्फ आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।